नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रोज हम आपको 8 बजे लिए चलते हैं खबर जहां पर होती है, यानी कि चलिए वहां खबर जहां। आज बात वीरों की धरती पंजाब की हम करने वाले हैं, आपको पंजाब लेके जाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज आपके लिए आज लाया है सरदार। पंजाब यानी गुरुओं की धरती, जिसकी मिट्टी ने ऐसे ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया जिसका सम्मान दुश्मन भी करते थे। आज उसी पंजाब में कुछ लोग खालिस्तान और खालसा के नाम पर जहर बोने का काम कर रहे हैं। आज हम ये बताएंगे क्या है खालसा पंथ, जिसने अत्याचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। लेकिन सबसे पहले बात सरदार की। सरदार यानी नायक, सरदार यानी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर मोर्चे पर मां भारती की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। सरदार जो इंसानियत की मिसाल है। सरदार एक शब्द नहीं, सरदार भरोसा है, सरदार प्यार है, बहादुरी की पहचान है। सरदार महाराजा रंजीत सिंह, भगत सिंह, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी, मिल्खा सिंह, इन नामों को सुनकर क्या याद आता है? देश प्रेम, बहादुरी और कमजोर की रक्षा का वचन। इसी पंजाब में अमृतपाल जैसे लोग गुरु के नाम पर जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह हमारे गुरुओं की शिक्षा और समर्पण का अपमान नहीं, और क्या यह सरदार का अपमान है, सरदार शब्द का अपमान नहीं? सबसे पहले हम आपको बताते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ और वो 9 साल की उम्र में सिखों के नेता बन गए, रक्षक बन गए। जब गुरु गोविंद सिंह के पिता और नवे गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने की औरंगजेब की शर्त को ठुकरा दिया, तो उन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ताही गोविंद सिंह नाम तरावा। उन गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के अत्याचार से लड़ने के लिए वैसे लोगों की सेना तैयार की जो जान देने को तैयार थे। उन्हीं लड़ाकों को खालसा कहा गया। खालसा यानी देश, स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर करने वाले दिलेर जवान थे खालसा। गुरु गोविंद सिंह के उसी खालसा को लेकर खालिस्तान शब्द इजाद किया गया। मगर सवाल यह है, खालसा के मर्म को वारिस पंजाब दे जैसे संगठन के लोग या फिर अमृतपाल जैसे जहर बोलने वाले लोग क्या जानते भी हैं? ये गुरुओं की शिक्षा और उनके समर्पण का अपमान नहीं है तो और क्या है? चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। हिंदुस्तान की सीमाओं की ओर जब भी किसी ने अपनी नापाक निगाहें उठाई हैं, इस हुंकार ने हर बार उन्हें वापस अपने बिलों में लौटने को मजबूर किया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के ये शब्द आज भी रगों में जोश भर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के घर हुआ था। 11 नवंबर 1675 को धर्म परिवर्तन न करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने। 14 अप्रैल 1699 को बैशाखी के दिन उन्होंने आनंदपुर में मुगलों के खिलाफ खालसा पंथ की स्थापना की। बैशाखी के मौके पर हजारों शिष्यों के सामने गुरु गोविंद सिंह हाथ में नंगी तलवार लेकर आए। है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे सके? सबसे पहले लाहौर के खत्री दयाराम आगे आए। गुरु गोविंद सिंह उसे साथ लेकर एक खेमे में ले गए। फिर वो खून से सनी हुई तलवार लेकर बाहर आए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने यही सवाल फिर से 4 बार पूछा और 4 अन्य लोग सामने आए। लेकिन ये एक परीक्षा थी। इस परीक्षा में सफल हुए 5 वीर पंज प्यारे कहलाए। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय, अत्याचार और गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों से 14 युद्ध लड़े।
गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया, जिसके कारण उन्हें सरबंशदानी भी कहा जाता है। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों और लेखकों की उपस्थिति रहने के कारण गुरु गोविंद सिंह जी को संत सिपाही कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी। सिख धर्म के लिए लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र एवं गुरु का प्रतीक बनाया। 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी दी गई शिक्षा आज भी लोगों को धर्म और बलिदान की राह दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये आपने देखा, ये कहानी होती है सरदार की। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अब आपको बताते हैं। महाराजा रणजीत सिंह भारत के इतिहास के महान शासकों में गिने जाते हैं। वे पंजाब के लोक जीवन और लोक कथाओं में इस कदर रचबस गए हैं कि उनके नाम को अलग करना दूध से पानी को निकालने जैसा है। उन्होंने ही अमृतसर के हरमंदिर साहिब में संगमरमर लगवाया और सोना मंडवाया। उसी समय से हरमंदिर साहब को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाने लगा। महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को 22 मन शुद्ध सोने मंडित करवाया और कलश स्थापित किया। भारत के लिए वे ऐसे नायक थे जिन्होंने राष्ट्र और राष्ट्र धर्म की अलख जगाई। आप ये समझिए कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने समूचे शासन में कभी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। हिंदुओं और सिखों से जो जजिया वसूला जाता था, यानी टैक्स जो वसूला जाता था, उस पर रोक लगाई। जिस हीरे की दुनिया भर में चर्चा होती थी, कोहिनूर, वो रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। वो अजय थे, निडर थे और भारत के लोगों के मान सम्मान खुशहाली की खातिर लगातार युद्ध रत रहे। ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हीलर ने लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह अगर एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान पर उनका ही राज होता। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था कायम रखी। सभी धर्मों का वो बराबर सम्मान करते थे और कभी किसी को सजाए मौत नहीं देते थे। महाराजा रणजीत सिंह के देश में अमृतपाल जैसे लोगों का भला क्या काम, कहां से उन्हें मत मिलेगा। पंजाब की धरती भारत को सींचने वाली सिर्फ 5 नदियों की जमीन नहीं है, बल्कि उस प्रदेश ने भारत के साहस, शौर्य और वीरता की लंबी परंपरा को सींचा है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा भारत की जमीन पर वॉडेवॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों के बाद सिखों से ज्यादा कड़े प्रतिद्वंदियों का सामना हमारा नहीं हुआ। 42 साल के रणजीत सिंह के शासन के दौरान उनकी सेना ने बुलंदियों की कई ऊंचाइयों को छूते हुए कई जीत दर्ज की। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह बर्बादी और क्रूरता में भरोसा नहीं करते थे। राज्य की एकता और अखंडता के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर चलते थे। लेकिन क्या खालिस्तान की मांग करने वाले लोग शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के योगदान को भूल रहे हैं? बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे होते हैं सरदार, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। तो ऐसे धरती पर, ऐसी पवित्र धरती पर क्या काम अमृतपाल जैसे का। अगर बात हिंदुस्तान की आजादी की हो रही हो तो भगत सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शहीद आजम भगत सिंह का नाम आज हर हिंदुस्तानी के दिलों में अमर है। सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन अपने पीछे करोड़ों लोगों की आंखों में आजाद भारत का सपना जगा गए। आज उनकी धरती पर अमृतपाल सिंह जैसे देशद्रोही हिंदुस्तानी होने से इनकार कर रहे हैं और खुद को सिख और खालिस्तानी बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह भगत सिंह और उनके जैसे हजारों लोगों की कुर्बानियों का अपमान नहीं है? हिंदुस्तान का बेटा सरदार भगत सिंह, धर्म से सिख लेकिन देश धर्म पर न्यौछावर। भूल गए भगत सिंह का बलिदान।
सरदार भगत सिंह, नाम सुनकर ही कांप जाते थे अंग्रेज। हिंदुस्तान को गुलामी की बेड़ियों से हर हाल में मुक्ति था उनका लक्ष्य, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए फांसी के फंदे पर लटक गए। दरअसल खालिस्तान की मांग करने वाले सरदार भगत सिंह के बलिदान को शर्मिंदा कर रहे हैं। अमृतपाल जैसे लोग सरदार भगत सिंह ही नहीं बल्कि सिखों के बलिदान को अपमानित कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थक तो भगत सिंह को आतंकवादी तक कहते नजर आए, जबकि आतंक की राह पर ये खालिस्तानी चल रहे हैं। भगत सिंह का बस एक ही धर्म था और वो था देश धर्म। शहीद आजम भगत सिंह धर्म नहीं बल्कि भारतीय पहचान को ऊपर रखते थे। 23 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने शहादत दे दी। मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा बना लिया। भारत की पहचान को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। किसानों, मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाते रहे हैं। तभी आजादी का जिक्र होते ही सबसे पहले हिंदुस्तान के ज़हन में शहीद आजम भगत सिंह का नाम आता है। आजादी के लिए भगत सिंह का बलिदान अभी भी नौजवानों की रगों में दौड़ता है। जेल में लिखी डायरी से भगत सिंह के बलिदान का पता चलता है। हिंदुस्तान के लिए उनके दिल के अंदर प्रेम कितना था, इसका अंदाजा लगता है। हिंदुस्तान को अलग थलग करने वालों के लिए भगत सिंह की डायरी में जवाब है। लोग धर्म द्वारा उत्पन्न झूठी खुशी से छुटकारा पाए बिना सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते। ये मांग कि लोगों को इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए। उसका मतलब ये मांग है कि ऐसी स्थिति को त्याग देना चाहिए जिसमें भ्रम की जरूरत होती है। भगत सिंह पूरे 23 साल के जीवन काल में सिर्फ हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए लड़ते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई इतनी ताकतवर थी कि लंदन तक उसकी गूंज होने लगी थी। भगत सिंह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि देश धर्म के लिए 23 साल में फांसी पर लटक गए। भगत सिंह के बलिदान पर सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे देश को नाज है, गर्व है। लेकिन खालिस्तान मांगने वाले को शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान और तब से कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये धरती है सरदार भगत सिंह की। सरदार का किरदार हिंदुस्तान की आजादी से पहले जितना अहम था, आजादी के बाद भी उतना ही है। आजाद भारत की मजबूत बुनियाद में सरदार यानी सिखों की कुर्बानी पर देश को नाज है। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुर और जनरल के.एस. बराड़, ये दो सरदार जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बॉर्डर फिल्म में दुश्मनों के टैंक की तबाही और आसमान से आग बरसाते हमारे विमान, ये तस्वीरें आपने पहले भी जरूर देखी होंगी। लेकिन आज हम आपको उस योद्धा से मिलवाते हैं जिनकी बुलंद हौसले की दीवार पाकिस्तानी टैंक भी नहीं तोड़ पाए। 1971 में जब भारतीय सेनाएं तेजी से पूर्वी पाकिस्तान में आगे बढ़ रही थी तो पाकिस्तान ने भारत को रोकने के लिए एक और मोर्चा खोलने की साजिश रची। पाकिस्तानी सेना ने करीब 60 टैंक और करीब 3000 सैनिक के साथ भारत की लोंगेवाला पोस्ट को घेर लिया। पाकिस्तान ने रात के समय सीमा पार की थी। उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास रात में हमला करने वाले विमान नहीं थे, इसलिए पूरी रात वायुसेना मदद के लिए नहीं आ सकती थी। लोंगेवाला चौकी पर सिख रेजिमेंट तैनात थे। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने जवानों को गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटों की शहादत की याद दिलाई और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के इतिहास में दर्ज है। सिर्फ 120 जवानों ने पाकिस्तान के 60 टैंकों और 3000 जवानों को पूरी रात रोके रखा। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत लगाई लेकिन उनके टैंक भारतीय जमीन पर 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। जो भी आगे बढ़ा खाक में मिल गया। उस दिन कड़ी परीक्षा हो रही थी और गुरु गोविंद सिंह के शेरों ने दिखा दिया कि वो कौन है। सुबह की पहली किरण के साथ भारतीय वायुसेना मोर्चे पर पहुंच गई।
और फिर पाकिस्तानियों पर जमीन और आसमान दोनों तरफ से आग बरसी। इसके बाद पाकिस्तान के पास एक ही विकल्प था, अपने टैंक छोड़कर वापस पाकिस्तान भाग जाना। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी का जन्म 22 नवंबर 1940 को हुआ था। साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार पंजाब के नवाशहर जिले के गांव चांदपुर में आकर बस गया। चांदपुरी काफी शुरुआत से ही एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़ गए थे। कुलदीप सिंह चांदपुरी 1962 में ही भारतीय सेना में भर्ती हुए। ठीक एक साल बाद साल 1963 में उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से पास आउट हुए। पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला। 17 नवंबर 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने भारत के पश्चिमी मोर्चे पर चट्टान की तरह डटे थे, तो जनरल केस बरार पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना को तीर की तरह चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। भारत ने उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में लड़ाई सिर्फ 14 दिनों में जीत ली थी और इस जीत में केस बरार के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। जमालपुर की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाने के लिए उन्हें तीसरे सबसे बड़े वीरता सम्मान वीर चक्र दिया गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में प्रवेश करने वाले वो पहले भारतीय सैनिकों में से एक थे जनरल केस बरार। 1971 की जंग का अंत पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों के सरेंडर से हुआ और विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था। 1971 में एक तरफ ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, तो दूसरी तरफ जनरल केस बरार। इनके साथ गुरु गोविंद सिंह के हजारों शेर मां भारती की रक्षा के लिए खड़े थे। फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। सिख इस देश का अभिमान है। मां भारती की रक्षा के लिए सिखों ने हमेशा कुर्बानियां दी। जंग कोई भी हो, मोर्चा कोई भी हो, दुश्मन कोई भी हो, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की हुंकार जब आसमान में गूंजती है तो दुश्मन समझ जाता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाने का मतलब है पूरी तरह से मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब जानते हैं फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के बारे में। हिंदुस्तान की शान मिल्खा सिंह तिरंगे की शान के लिए ऐसे दौड़े कि पूरी दुनिया में मिसाल बन गए। मिल्खा सिंह किस तरीके से उन्होंने नाम किया, मिल्खा सिंह किस तरीके से उन्होंने देश का नाम रोशन किया और किस तरीके से मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कहलाए, देश का मान ऊंचा किया, ये देखिए। हिंदुस्तान के शान मिल्खा सिंह तिरंगे की शान के लिए दौड़े। 1935 में पाकिस्तान में जन्मे मिल्खा सिंह विभाजन के बाद जब हिंदुस्तान आए तो इनकी मुश्किलों को जान सभी का कलेजा कांप गया। कैसे एक नन्हा बच्चा पाकिस्तान में सब कुछ खो देने के बाद भी अपनी हिम्मत कभी नहीं हारा और ऐसी दौड़ लगाई कि पूरी दुनिया उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। महान धावक मिल्खा सिंह अब दुनिया में नहीं है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था। खेल की दुनिया में भारत की आन बान और शान रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हर किसी के लिए प्रेरणा है। महान एथलीट की जिंदगी जीवटता के दम पर अपने संकल्प को सच में बदल देने की अनूठी मिसाल है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि 60 के दशक में ब्रिटेन में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में जब मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता तो उस खुशी में पूरे देश में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई थी। मिल्खा सिंह को देश का पहला ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार कहा गया। भारतीय इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। 1960 खेलों में इतिहास में एक अहम साल रहा है। जब फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे, उन्हें ऐसा करने में 45.73 सेकंड का वक्त लगा। वो भले ही मेडल से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो करीब 40 साल बाद टूटा था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित मिल्खा सिंह जितना खेलों के लिए जाने गए, उतना ही निजी जिंदगी में लिए गए फैसलों की भी वजह से चर्चा में रहे। उन्हें 2001 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने पुरस्कार लेने से ही मना कर दिया था।
मिल्खा सिंह के जीवन पर एक बायोपिक बनाई गई। इनमें उनका किरदार अभिनेता फरहान अख्तर ने बहुत ही बखूबी निभाया। इस फिल्म के लिए मिल्खा सिंह ने मात्र ₹1 बतौर रॉयल्टी ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।